तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना पहला चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, जो कि है इंट्रोडक्शन का चैप्टर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट हम एक एक चीज़ यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे और रिवाइज करते चले जाएंगे। चलिए सर, सबसे पहले था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेस। स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज सीए सुनील राउत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटाइज अकेडमी फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और जल्दी से हिट कर दीजिए लाइक बटन को, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या सर, रिवीजन होने वाला है हमारा। क्या डीटी का सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है हमने रिवीजन। कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाल दी थी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आपको लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम लिंक, यहाँ पर मैं आपको सारी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर शुरू। चलिए सर, यहाँ पर था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेस। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेस पढ़े थे सर। टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं सर? सबसे बोला था कि टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। और टैक्स होता क्या सर? एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है। कौन इंपोज करता है सर? टैक्स पेयर पर इंपोज करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है सर? उस पर उससे पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। तो हमने बोला था कि सर टैक्सेस कोई भी कैसे भी वसूल नहीं सकता। आर्टिकल नंबर 265 बोलता था कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जब तक लॉ पास नहीं होता हिंदुस्तान में तब तक कोई भी टैक्स वसूल नहीं सकता है। 265 बोलता था। 245 क्या बोलता था उसके बाद? ये है कॉन्स्टिट्यूशन वाले, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता था? तो 245 एम्पावर करता था कानून बनाने को। ऊपर वाला बोलता था कि कानून नहीं होगा तो टैक्स नहीं बनेगा। अब ये बोलते हैं कि कानून कौन बना सकता है? फिर ये जो 245 है ये एम्पावर करता है किसको? पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने के लिए। पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने के लिए। अच्छा, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा या फिर हिंदुस्तान में किसी भी पार्ट के लिए हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो किस चीज के लिए होगा सर? स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगा तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा और वहां के किसी भी पार्ट के लिए वो बना सकते हैं लॉ। समझ में आ रहा है? स्टेट अपना स्टेट लेजिस्लेचर में पास करेगा अपना कानून, और पार्लियामेंट मतलब जो सेंटर वाले हैं वो पार्लियामेंट में लॉ पास करवाएंगे। सर पास कैसे होता है? एक ड्राफ्ट, पहले क्या चीज होगा? बिल होगा। बिल जो होगा वो पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों सदन जो होंगे, मैंने बताया था कौन सा, विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा से जैसे ही पास हो गया वहां पर प्रेसिडेंट फिर क्या करेगा? उसको अपनी अनुमति दे देगा, अपने साइन कर देगा, तो देन दैट विल बिकम एन एक्ट। जैसे ही वो एक एक्ट बन जाएगा फिर वो उसको हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा और सारी चीज उस पर मानी जाएगी। अच्छा, आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता था? देखो, जब भी बात हुई थी ऊपर वाले में, मैंने हमेशा बात की है कि ऊपर वाले में कि कौन कानून बनाएगा। मोदी साहब के पास पूरा हिंदुस्तान हुआ करता था, केजरीवाल साहब के पास सिर्फ दिल्ली हुआ करता था। यानी कि मोदी जो है वो दिल्ली के लिए भी बना सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन, यस सर, कानून पास करवा सकता है। अब और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो केजरीवाल साहब हैं वो भी पास करा सकते हैं। अब बात हुई थी यहाँ पर क्या चीज, दोनों में झगड़ा ना हो इसलिए रेवेन्यू, जब भी रेवेन्यू की बात होती थी, मैंने कहा था रेवेन्यू की जैसी बात होती थी हम दोनों का सब्जेक्ट मैटर जो है अलग अलग कर देते थे कि कौन किस पर वसूलेगा, क्या कौन किस पर टैक्स वसूलेगा, यानी कि कौन किस चीज पर लॉ कानून बनाएगा। तो यानी कि जैसे ही हमारी बात होती थी तीन, तो हमारे सामने आता था आर्टिकल नंबर 246 बताता था कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर का एलोकेशन कर देंगे कि किसी में सेंटर को किस सब्जेक्ट मैटर पर सेंटर जो है कानून बनाएगा और किस सब्जेक्ट मैटर पर स्टेट कानून बनाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो 246 होता था ये हमें रेफर करता था 7 शेड्यूल में, जिसमें 3 लिस्ट दिया करती थी। याद आ रहा होगा बच्चों, 3 लिस्ट। अच्छा, 3 लिस्ट कौन कौन सी होती थी सर? 3 लिस्ट जो 7 शेड्यूल में होती थी। 7 शेड्यूल में क्या 3 लिस्ट? पहली लिस्ट होती थी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट होती थी स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट होती थी हमारी सर कॉन्करेंट लिस्ट। पहली लिस्ट जो होती थी उसमें एक्सक्लूसिव पावर किसका होता था सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव पावर होता था कि जो भी उसमें सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं उसमें उस सब्जेक्ट मैटर पर सेंटर ही बना सकती है अपना कानून। स्टेट गवर्नमेंट किस पे बनाती थी सर? एक्सक्लूसिव जो लिस्ट 2 में जो दिए गए हैं, लिस्ट 2 में जो सब्जेक्ट मैटर एनिमरेट्स थे उसमें क्या बोला गया कि उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर होंगे उस पर स्टेट अपना कानून बनाएगा और एक्सक्लूसिव राइट उसी का ही है,
ठीक है। और थर्ड में बोलते थे कि भैया जो ये मोस्टली कौन से होते थे, नॉन फाइनेंशियल, जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, उसमें दोनों मिलकर का मतलब हो गया कि यानी दोनों भी रूल बना सकते हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट मैटर पर, जैसे हो गया फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, इन चीज़ों पर गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी अपने कानून बना सकती है एजुकेशन मैटर्स पर, और स्टेट लेवल पे भी अपना एजुकेशन लेवल पर बना सकते हैं। लेकिन 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 रेवेन्यू के चक्कर में उन्होंने बोला सबको अलग अलग किया गया है। अच्छा, यहाँ पे बोला था कि टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये मेजर कंपोनेंट होता है यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए, मतलब मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है ये, जिससे वो क्या करते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है सर? बेसिक एग्जाम्पशन है कि बेसिक चीजें अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया सर, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया सर, जीएसटी वगैरह। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स यानी पर्सन की वेल्थ और इनकम पर लगता है, यानी जिस पर्सन पर टैक्स लगता है उसी पर्सन से डायरेक्टली लिया जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक इंटरमीडिएरी पार्टी उसका टैक्स, सामने वाले का टैक्स जमा करती है, यानी कंज्यूमर पर लगता है, कौन, कंज्यूम करने पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, और उसका टैक्स वसूलता है कौन है सर, सेलर जो है उसका टैक्स वसूलता है और उसको जमा करता है गवर्नमेंट के पास। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर, उसको जमा करता है गवर्नमेंट, यानी कि यहां पर जो है टैक्स बर्डन को शिफ्ट किया जाता है, यानी होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अच्छा होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से शॉपकीपर, शॉपकीपर से अगर सेल हो रहा हो तो वो ठीक है, फिर आगे कस्टमर पे, यानी कि एट द एंड पे कस्टमर पे ही बर्डन शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट हम पे करते हैं और उसकी शिफ्टिंग नहीं हो सकती। ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफरेबल टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पर्सन की इनकम और वेल्थ पे, जैसा कि मैं बता चुका हूं, और ये कंजम्पशन पे लगता है, गुड्स और। ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव मतलब यानी अंबानी का बेटा खरीद रहा है, नहीं सॉरी, यानी कि अंबानी का बेटा है, यानी कि अंबानी है, जितनी इनकम उसकी होगी उतने के हिसाब से उसको टैक्सेस लगाए जाएंगे। हायर द इनकम हायर द टैक्सेस, समझ में आया? लोअर द इनकम लोअर द टैक्सेस। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, और यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि रिग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी कि रिग्रेस जो टैक्स लगता है, एक चॉकलेट पे जो टैक्स लगता है वो मैं खरीदूं या फिर अंबानी का बेटा खरीदे, सर बिल्कुल ही सेम होता है, वो भी इक्वल ही टैक्स देगा और मैं भी इक्वल ही टैक्स दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 7 शेड्यूल की बात करते हैं, जो कि अमेंडमेंट हो गया था, जो हमारे जीएसटी आने के बाद अमेंडमेंट कर दिया गया था। लेकिन हम यहाँ पर डीटी में सिर्फ कुछ ही चीजें पढ़ेंगे और बाकी चीजें जो है वो आईडीटी में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो चीजें हमारे लिए, दो एंट्री नंबर इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हमारे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। एक एंट्री नंबर जो कि यूनियन लिस्ट में आती है, जो यानी लिस्ट नंबर 1 में आती है, लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट में आती है, कौन सा, एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 कहता है कि भैया इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। इनकम टैक्स को पर लॉ कौन बना सकता है सर वसूलने के लिए? सर मोदी गवर्नमेंट बना सकती है, यानी कि अभी वो सेंटर पे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन एक्सेप्ट क्या था सर, एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है कि वो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो होता है वो किस पे वसूला जाएगा, वो स्टेट लगाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। एंट्री नंबर कौन सा है सर? वो एंट्री नंबर है हमारा 46। तो दो हमारा एंट्री नंबर है 82 और 46। समझ में आ गया क्या? यस सर। चलिए, ये सारी चीजें हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, मैंने बता रखा था कस्टम ड्यूटी या फिर ये एक्साइज ड्यूटी, पीएचएम ना पर लगेगी, ये सारी चीजें हम अपने दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स में कवर कर चुके हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो दो ही है, एक ये वाली एंट्री नंबर और एक एंट्री नंबर 46। एंट्री नंबर 46 स्टेट एग्रीकल्चर पर लेता है, ठीक है, और बाकियों पर कौन करता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, एक सेकेंड। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स कौन सा है, ये हमने पढ़े हुए थे। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स जल्दी से रिवाइज कर लेंगे कि कंपोनेंट इनकम टैक्स कौन कौन से होते हैं। सर कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स जो होता है ये होता है, सबसे पहले आता है कि इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि सबसे पहले हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं जो कि गवर्नमेंट ने पास किया था। ठीक है, फोर्स कब से हुआ सर? 1962 से। अगर मैं इसमें होता क्या है, एक्ट में क्या है सर? सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं। उसमें प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है कि जो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज, उसमें जो भी बात लिखी गई है वो अप्लाई होगी, मतलब या तो वो अप्लाई नहीं होगी किन्हीं लोगों के लिए, या फिर अगर अप्लाई होगी तो वो सर्टेन
कंडीशंस के साथ होगी, तो इसके लिए उसमें प्रोवाइजो को इंसर्ट किया जाता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन एक्ट में क्यों इंसर्ट किया जाता है? एक्सप्लेनेशन का काम होता है कि भाई कोई भी सेक्शन या फिर सबसेक्शन या क्लॉज या सब क्लॉज में जो कुछ भी लिखा गया है उसकी क्लैरिटी के लिए लिखा जाता है कि भैया वो एक्सप्लेनेशन, जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी अगर चीज हमने वहां पर लिखी हुई है कि ये चीज पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए टैक्स होगी, तो ये चीज इंडिविजुअल के लिए टैक्स होगी, तो एक्सप्लेनेशन में लिख दिया गया कि 18 साल से ऊपर वाले बंदे के लिए ये टैक्सेबल है। तो ये और क्लैरिटी देता है, एक्सप्लेनेशन क्या देता है? और क्लैरिटी देता है। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट कवर हो गया यहाँ पे पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है कि फाइनेंशियल एक्ट। फाइनेंशियल एक्ट मतलब हमें पता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमेशा साल में बजट आता है, यानी कि जो जिस बजट को बोलते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट, यानी कि जो जब बजट पास हो जाता है और ड्राफ्ट आ जाता है उसका, मतलब जब पूरा का पूरा एक्ट बन के आ जाता है तो उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। अब तक कौन सा फाइनेंस एक्ट आ गया था? 2021, ठीक है, 2020 हमारा ना हो चुका था, 2021 आने वाला है अभी फाइनेंस एक्ट, ठीक है, यस सर। अच्छा, पहले बिल ये इसका सेम प्रोसीजर रहता है कि पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, दोनों बोथ हाउसेस से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट अपना क्या देगा? असेंट देगा, उस पर सिग्नेचर करेगा, वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहां तक तो अब समझ में आ चुका है। सर, इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल का क्या मतलब है यहाँ पर? इनकम टैक्स रूल का मतलब होता है कौन बनाता है? सर, सीबीडीटी यहाँ पर इनकम टैक्स रूल बनाती है, गाइड यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? डायरेक्ट टैक्स का सीबीडीटी। तो सीबीडीटी यहाँ पर रूल बनाकर चलती है, टाइम टू टाइम फ्रेम करती रहेगी रूल्स। अच्छा, सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम इशू किए जाते हैं। अच्छा, सर्कुलर कौन इशू करता है? सर, सर्कुलर जो इशू करता है वो सीबीडीटी इशू करता है टाइम टू टाइम। किस चीज के लिए इशू करता है? सर, डिपार्टमेंट्स में जो बंदे होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनमें कंफ्यूजन ना हो उस चीज के लिए वो सर्कुलर टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अच्छा, जो सर्कुलर होता है सर वो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है, बट असेसी पे वो बाइंडिंग नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात होगी, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है, ताकि किसी भी प्रोविजन का इफेक्ट कब से होने वाला है वो चीज वो नोटिफिकेशन के द्वारा बताते हैं। नोटिफिकेशन जो है सर वो सीबीडीटी भी हमें दे सकता है, जब वो किसकी बात करते हैं? नोटिफिकेशन जो है सीबीडीटी दे सकता है जब उनको रूल्स में अमेंडमेंट करने होते हैं। अच्छा, लीगल डिसीजन और कोर्ट वगैरह, जब भी मैंने बताया कि अगर कोई भी मसला जो है वो किससे डिपार्टमेंट से बाहर जाकर, डिपार्टमेंट से जैसे असेसी और डिपार्टमेंट का झगड़ा होता है, दोनों में से कोई ना कोई हाई कोर्ट में चला जाता है, और हाई कोर्ट में जाने के बाद अगर वहां पे मामला सेटल होके चला जाता है तो फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है उन लोगों वो टाइम टू टाइम आता रहता है, और उसके बेसिस पर फिर अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं अगले साल। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, केस लग गया, अब अमेंडमेंट तो साल में एक बार होगा एक्ट में जब बजट आएगा अपना, लेकिन उससे पहले सर्कुलर और नोटिफिकेशन से हम अमेंड कर सकते हैं छोटी छोटी चीजें। लेकिन कुछ होता है कि हम केस लॉ में वो चीजें तय हो जाती हैं, केस लॉ में वो चीजें तय हो जाती है, फिर अगले साल अगर जरूरत पड़ती है तो उसको हम एक्ट में लेकर चले जाते हैं। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एपेक्स कोर्ट है, यानी कि उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, और जो हाई कोर्ट होता है उसका डिसीजन वो सिर्फ उसकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन तक ही होता है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर कोई एक डिसीजन दिया है तो वो बाइंडिंग नहीं है कर्नाटका हाई कोर्ट पर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या बोलता है? ये चार्जेबिलिटी सेक्शन है अपनी इनकम टैक्स की। ये कहता है कि इनकम टैक्स चार्ज करेंगे कब? पर्सन पे चार्ज होगा इन दी प्रीवियस ईयर, यानी कि सबसे पहले जब पर्सन कमाएगा, जिस प्रीवियस ईयर में कमाएगा उसका टैक्स उसको देना पड़ेगा फॉलोइंग असेसमेंट ईयर पर। इसकी कुछ जनरल क्या थी? एक्सेप्शन थी, यानी कि सिंपली होता क्या, सेक्शन 4 कहता है कि इस साल अगर इस प्रीवियस ईयर में आपने टैक्स मतलब इनकम कमाई तो टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। लेकिन इसकी एक्सेप्शन से 5 एक्सेप्शन थी। सबसे पहली एक्सेप्शन से कि कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस में है तो उसको इसी साल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी अगर बंदा जो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसको इसी साल टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई भी क्या बनाया गया है सर, बॉडी बनाई गई है या एसोसिएशन बनाया गया था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उसको भी इसी साल ही टैक्स देना पड़ेगा। जब वो अपना काम शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट कर लेगा तो इसी साल उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई भी एसेट अपना छुपा रहा है, कोई भी अगर पर्सन है वो अपना एसेट छुपा रहा है किसके लिए? टू एवेड द टैक्सेस, यानी कि टू अवॉइड द टैक्सेस, तो उसको भी इसी, अगर वो पकड़ा जाता है तो इसी साल उसको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी बंदे ने डिसकंटिन्यूएशन कर लिया तो सर नेक्स्ट ईयर जाने की जरूरत नहीं है, उसको इसी साल ही उसको टैक्स पे करना होगा।
आ गई बात समझ में? यस सर। सर असेसी कौन है? असेसी सर वो हर एक बंदा होता है जिसको टैक्स पे करना होता है, और इंक्लूडिंग वो हर बंदा होता है जिसका डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसीडिंग चला रही है। अच्छा, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं वो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स यानी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स बाय द असेसिंग ऑफिसर अगर होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट। इसमें असेसमेंट में इंक्लूड हो जाता है रीअसेसमेंट भी, यानी एक बार असेसमेंट कर लिया, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, दोबारा रीअसेसमेंट करना चाहता है, वो भी असेसमेंट का ही पार्ट है। अच्छा, यहां पर असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। असेसमेंट ईयर मतलब यानी कि जो प्रीवियस ईयर का अगले वाला ईयर होता है 12 महीने का, उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर कौन सा होता है सर? प्रीवियस ईयर भी क्या 12 महीने का हो सकता है? यस सर, 12 महीने का हो सकता है। क्या उससे कम हो सकता है? यस सर, बिल्कुल कम हो सकता है, क्योंकि अगर जिस ईयर में आपने इनकम कमाई है उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है। अगर वो इनकम मान लो साल के बीच में अगर स्टार्ट किया गया, यानी कि वो बिजनेस अगर आपने साल के बीच में स्टार्ट किया है, तो साल के मान लो 1 अक्टूबर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका जो प्रीवियस ईयर होगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक होगा। ठीक है? यस सर। सर पर्सन कौन कौन से होते हैं? क्योंकि देखो इनकम टैक्स किस पर लगता है सर? पर्सन पे लगता है। तो सबसे पहले इन्होंने पर्सन को डिफाइन किया कि पर्सन कौन कौन होता है। सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल आपको पता है, एचयूएफ आपको पता है, कंपनी भी आपको पता है, यानी कि कंपनी जो यहाँ की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी को भी कंपनी बोलते हैं। अच्छा, जो फॉरेन में जो हुई है उसको भी कंपनी बोलते हैं, इंडियन कंपनी को भी कंपनी बोलते हैं। फर्म मतलब जो भी फर्म अगर रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप फर्म एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, किसके लिए सर? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, तो उसको फर्म बोल दिया जाता है। एओपी मतलब जो एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कौन से होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा लोग जो पर्सन्स होते हैं, यानी कंपनी भी पार्ट बन सकता है और जिसमें इंडिविजुअल भी पार्ट बन सकता है, तो उसको यानी कि इंडिविजुअल बंदा और कंपनी दोनों के दोनों मिलकर, क्या दोनों तीनों मतलब मिलकर, जिसमें कंपनी भी हो सकता है और वो भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये सब मिलकर एक एसोसिएशन में कॉमन गोल के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो अपना बिजनेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल बंदे होते हैं जो कि एसोसिएशन में आकर एक कॉमन चीज करते हैं, चाहे उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है या नहीं कमाना है। लोकल अथॉरिटी आपको पता ही है। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपैलिटी हो गई, कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, ठीक है, पंचायत वगैरह हो गया, ये सब आपको पता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है सर? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कि ऊपर की कैटेगरी में जो कोई भी नहीं आया वो आ जाता है यहाँ पर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। जैसे कि आ जाता है बार काउंसिल, और क्या हो जाता है सर? और एक हो जाता है सर यूनिवर्सिटीज हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं हम? इनको कहते हैं कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी हो चुकी है, फॉरेन कंपनी, अच्छा ये भी हो गया है हमारा, फॉरेन कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, अच्छा ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले तरफ। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा? नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है कि हेड ऑफ इनकम। कितने हेड ऑफ इनकम आते हैं जो कि ब्यौरा मांगता है, जिस तरीके से ब्यौरा मांगता है डिपार्टमेंट हमसे। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि 5 हेड हमने डिसाइड कर रखे हैं। सबसे पहला है सैलरी हेड, दूसरा है अपना इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन, चौथा है क्या? कैपिटल गेन, और सबसे लास्ट यानी कि इन चारों को छोड़कर जो सबसे लास्ट हो जाता है उसको बोलते हैं अदर सोर्सेज। यानी कि इन चारों में अगर इनकम नहीं आ रही है तो वो जाएगी किसमें? अदर इनकम में। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे किया जाता है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, इन 5 हेड को जब आप जमा कर देते हैं, टोटल कर देते हो उसको बोलते हैं हम टोटल टैक्स, उसको बोलते हैं क्या? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। क्लबिंग वगैरह अभी छोड़ दीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस करते हैं हम क्या? एटीसी टू एटीयू का डिडक्शन, और फिर जो बाकी आता है उसको बोलते हैं हम टैक्सेबल इनकम, जिसमें हम टैक्स निकालते हैं, जिस पर हम टैक्स निकालते हैं। 288A राउंडिंग ऑफ द 288 क्या कहता है? राउंडिंग ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर कोई किसी भी जैसे कि ऑड फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि अगर लास्ट उसको हमें हमेशा 10 के मल्टीपल में रखना है। तो 10 के मल्टीपल में कैसा? अगर लास्ट की डिजिट जो है 5 और उससे ऊपर है तो नेक्स्ट हायर पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उसकी डिजिट जो है वो 5 से कम की है, जैसे कि 4 है, तो उसके लास्ट की डिजिट में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, आगे आता है बात, हम करते हैं टैक्स लाइबिलिटीज की, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं स्लैब रेट्स की, इस बारे में। तो स्लैब रेट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, जिसकी एज जो है वो 60 से कम है और
रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में? रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल में यहाँ पर एज लिमिट कोई मैटर नहीं करती। जो 60 साल का, 80 साल का, 90 साल का या फिर 150 साल का भी बंदा हो सकता है, उसके लिए सेम स्लैब रेट है। HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए स्लैब रेट क्या है सर? 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख के लिए 5%, फिर उसके बाद नेक्स्ट सर 5 लाख के लिए 20% और नेक्स्ट बैलेंस पर क्या आ जाएगा सर? 30% का स्लैब रेट है। अच्छा, 60% के लिए क्या चीज है? 60। अच्छा, ये जो सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन मतलब रेजिडेंट वाले बंदे, रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर 60 ईयर्स का है तो उनको बेनिफिट दिया गया है 3 लाख वाला स्लैब। 3 लाख तक नील, 2 लाख तक 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और बैलेंस पर 30%। ठीक है। और अच्छा आ जाता है जब और सुपर सीनियर सिटीजन तो 5 लाख तक नील और नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और बैलेंस पर 30%। ठीक है। यस सर, आ जाइए नेक्स्ट वाला क्या बोलता है? नेक्स्ट कहता है कि 288B कहता है कि जो हमारा जो टैक्स निकलेगा, जो फाइनल हम टैक्स पे करने जा रहे हैं HEC को मिलाकर जो टैक्स पे करेंगे, वो जो है वो 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। जब 10 के मल्टीपल में होना चाहिए तो मतलब क्या है कि 10 के मल्टीपल में यानी कि हमें फ्रैक्शंस को इग्नोर कर देना, यानी कि अगर पॉइंट के बाद कुछ है तो उसको इग्नोर कर देना आप लोग, और अगर नियरेस्ट जो भी हो जाएगा उसके वो आ जाएगा, उस मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे अगर 5 और 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि 80 में आ जाए। जैसे 76 है तो हम उसको 80 बना दिया है, और लेकिन अगर 32 है तो हमने उसको 30 बना दिया है। समझ में आ गया क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सरचार्ज की इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल HUF यहाँ पर है, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों के लिए ये सरचार्ज की रेट है। सबसे पहले बोला कि टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख तक है तो कोई भी आपको सरचार्ज लगाने, कोई भी आपको सरचार्ज नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग क्या? 111A। अच्छा, इंक्लूडिंग क्या बोल रहे हैं? 111A और 112A। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं सिर्फ कि 50 लाख से ऊपर अगर आपने कमाया है, यानी कि 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक अगर आपने कमाया है तो आपको सरचार्ज की रेट लगेगी 10%। अच्छा, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक कमाया है आपको 15% लगेगा। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक कमाया है आपको 25% लगेगा, और 5 करोड़ से अगर ऊपर कमाया है आपको तो 37% का आपको सरचार्ज लगकर चलेगा। लेकिन हमारी जो अमेंडमेंट हुई थी और उसमें 2 बात कही गई थी, उसमें कही गई थी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, वो उस पर जो है हायर वाले जो 25% और 37% का जो सरचार्ज है वो नहीं लगेगा। तो और एक जो कैटेगरी निकल के आती है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इनको छोड़कर, यानी कि इन 2 इनकम को छोड़कर 111A और 112A, इनको छोड़कर जो बाकी इनकम है, मैं अगर उनको अदर इनकम बोल दूं तो अदर इनकम अगर आपका 2 करोड़ तक है और इनकी वजह से ये जो इनकम जो है, इनको इंक्लूड करने पर इनकम जो है 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो आपका जो सरचार्ज रेट है वो 15% ही रहने वाला है। बस यही चीज इसमें और काम की थी, और कोई भी काम की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट में क्या बोलते हैं? एजुकेशन सेस, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन और ऑल SEC पे लगेगा, जो भी फाइनल टैक्स निकलेगा उस पर 4% ऐड कर देने का, उसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा, रिबेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 87A रिबेट किसको मिलता है? हमेशा 87A जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, और अगर उसकी टोटल इनकम जो है, जो टैक्सेबल टोटल इनकम है वो 5 लाख तक होनी चाहिए। अगर 5 लाख से ऊपर है तो उसको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर? 100% ऑफ द टैक्स। ठीक है, और 12,500 विच एवर इज लोअर सर। ठीक है, इसका एग्जेम्पशन उसको मिलेगा। सर निकालना कैसे? सर पहले टैक्स निकाल दिया, उसके बाद टैक्स निकालने के बाद आपको देखना है कि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है और 5 लाख तक की उसकी इनकम है तो उसको रिबेट मिल जाएगी। चलिए मार्जिनल रिलीफ का हम बात करते हैं। जैसे मार्जिनल रिलीफ कब कब आता है? मार्जिनल रिलीफ हमेशा तभी आएगा जब हमारा सरचार्ज लग रहा होगा, हमेशा तब आएगा जब हमारा सरचार्ज लग रहा होगा। ये क्यों मिलता है सर? क्योंकि जब इंक्रीज इन इनकम की वजह से हमको सरचार्ज लेना पड़ता है। जैसे 50 लाख हो गया, यहाँ पर 100 लाख हो गया इंडिविजुअल वगैरह के लिए, और 200 लाख और 500 लाख से ऊपर जो है हमारी रेट जो है किसकी? सर सरचार्ज की रेट जो है वो हायर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा टैक्स जो है वो बढ़ जाता है। जब टैक्स बढ़ जाता है तो हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो टैक्स इंक्रीज टैक्स है वो हमारे इंक्रीज इनकम से कितना ज्यादा है। अगर वो जितनी इंक्रीज हुई है उससे ज्यादा हमारा टैक्स बढ़ गया है, जितनी इंक्रीज इनकम में हुआ है उतने उससे ज्यादा इंक्रीज जो है वो
टैक्स हो गया है तो हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। और मार्जिनल रिलीफ किस चीज का होगा, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होगा सर, बता देता हूं आपको। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, टैक्स जो हमारी इनकम होगी उस पर टैक्स लगाओ और सरचार्ज लगा के उसको टोटल इनकम निकाल दो, उसकी टोटल टैक्स निकाल दो उस पर। टोटल टैक्स के बाद हम क्या करेंगे सर, अगर वो जो लोअर लिमिट पर लेके जाओ उसको, लोअर लिमिट यानी 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख और 500 लाख, उतने तक की अगर हमारी इनकम होती तो कितना टैक्स बनता, वो दोनों निकालो आप चीजें, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स और इंक्रीज इन इनकम निकालो, और जैसे ही ये चीज निकाल दी, दोनों के डिफरेंस का क्या चीज हो जाएगा, वो मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन। अनएग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा सर, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अनएग्जॉस्टेड बेनिफिट का मतलब होता है कि यानी कि अगर हमारी 2.5 लाख तक इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम सेट, सबसे पहले हम नॉर्मल इनकम में से ही किसको, दो तरीके की इनकम होती है, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, ठीक है। नॉर्मल इनकम में मैंने क्या बोला था कि नॉर्मल इनकम में सबसे पहले एग्जेम्पशन जो लिमिट होती है, बेसिक एग्जेम्पशन जो स्लैब रेट की 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख होती है, उसको सेट ऑफ किया जाता है। अगर लेकिन जो हमारा बेसिक नॉर्मल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है और बाकी कुछ लिमिट बच जाती है या नहीं है, तो उसको क्या हम स्पेशल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ ओनली एंड ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैंने जो बात बताई थी यहाँ पर क्या बताई थी कि सबसे पहले किससे करेंगे सर, किस किस से सेट ऑफ हो सकता है सर, LTCG से हो सकता है, LTCG 111A से हो सकता है, अच्छा सॉरी STCG 111A और LTCG 112A, इनसे हो सकता है, लेकिन कैजुअल इनकम से बिल्कुल भी कतई भी नहीं हो सकता है। लेकिन इनको भी मैंने बताया था कि इसको सीक्वेंस में ही हमें डालना है, जो हायर से लोअर पे जाएंगे। यानी कि सबसे पहले कौन सा आ गया सर LTCG वाला आ गया, इससे सेट ऑफ करेंगे। अगर इससे सेट ऑफ नहीं हुआ, इससे सेट ऑफ हो जाता है फिर भी अनएग्जॉस्टेड कुछ बच जाता है, तो STCG 111A से करेंगे, क्योंकि ये 15% वाला में आता है, ऊपर वाला 20% में जाता था, और लास्ट में जाकर हमारा LTCG 112A जो कि 1 लाख से ऊपर 10% में टैक्स होने वाली चीज है, उससे हम सेट ऑफ करेंगे। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया है। चलिए अब स्पेशल इनकम की बात करते हैं। स्पेशल इनकम कौन से होते हैं, जो नॉर्मल इनकम यानी कि जिसको स्लैब रेट पे हम करते हैं उसको नॉर्मल इनकम बोलते हैं। स्पेशल इनकम मतलब जिनका एक स्पेसिफिक रेट है उसको स्पेशल इनकम बोल रहे हैं। LTCG का रेट है 20%, यहाँ पर STCG यानी कि उसका स्लैब रेट पर होता है, इसको नॉर्मल इनकम बोलते हैं। जैसे कि अगर एक घर हमने सेल किया है तो वो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स था हमारा, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको क्या बोल देंगे हम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होगा वो हमारा नॉर्मल इनकम होता है। अच्छा अगर मैं बात करता हूं किसकी सर, 112A, उसकी रेट है 10%, यानी कि इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख जो होगा वो 112A में जाएगा। अच्छा 112A और इन एक्सेस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वो 15% के हिसाब से टैक्स होगा। लेकिन सर कैसे कैसे क्या निकलता है, देखो इक्विटी शेयर, मैंने क्या बोला, लिस्टेड इक्विटी शेयर, अच्छा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को आपने बेचा, और अगर STT आपने पे किया है, STT आपने पे किया, इन 3 चीजों को बेचा, STT आपने पे किया है, अगर लॉन्ग टर्म बनता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A हो जाएगा। अगर वो शॉर्ट टर्म होता है तो वो 111A रहेगा, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं हम कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम को कितने % से टैक्स किया जाता है सर, 30% से उसको टैक्स किया जाता है। अच्छा आगे बात कर रहे हैं हम किस चीज की सर, LLP की रेट्स क्या है, LLP की रेट है, LLP और पार्टनरशिप फर्म, इनकी बात कर रहे हैं। इनकी रेट्स है कि नॉर्मल इनकम पर उनका 30% लगाया जाएगा। अच्छा सरचार्ज की रेट जो है उनको 12% लगानी पड़ेगी, वो भी 1 करोड़ से ऊपर पे। 1 करोड़ तक अगर कमाया तो कोई सरचार्ज नहीं, उससे ऊपर अगर कमाया तो 12% का उनको सरचार्ज देना पड़ेगा। क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये तो हक है, ये तो हक है। अच्छा HEC के कितना, उसका 4% और स्पेशल इनकम के रेट्स बिल्कुल ही सेम है। अच्छा कंपनी में उसने बोला कि सर कंपनी का जो रेट है वो है 30%, नॉर्मल इनकम जो है वो 30% से टैक्स होगी, और फॉरेन कंपनी का रेट जो है वो 40% से टैक्स किया जाएगा। अच्छा सरचार्ज की अगर हम बात करते हैं तो सर सरचार्ज 1 करोड़ तक अगर आपने कमाया, देखो पार्टनरशिप फर्म और
कंपनी की अगर हम बात करें 1 करोड़ तक आप कमाते हो, कोई आपको सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 करोड़, सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूं अब मैं, कि कंपनी में भी कौन सी कंपनी सर, डोमेस्टिक कंपनी, अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की इनकम में, यानी 1 करोड़ से ऊपर चली गई और 10 करोड़ तक है तो आपको 7% का सरचार्ज लगेगा, और 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको 12% का सरचार्ज लगेगा। लेकिन वही चीज अगर फॉरेन कंपनी के केस में देखें तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में आपकी इनकम जो होती है तो उस पर आपको 2% का टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा, और 10 करोड़ से ऊपर आपको 5% का सरचार्ज लगेगा। सर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा क्या? यस, कंपनी को भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, और स्पेशल इनकम की जो रेट्स हैं वो बिल्कुल ही सेम है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। सर लोकल अथॉरिटी मतलब आपको पता ही है कि एमसीडी वगैरह होती है, इनके जनरली क्या होता है, इनको जो फंड मिलते हैं, इनकी जो इनकम होती है उनसे ये पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करते हैं, तो इनकी इनकम पर जो है वो एग्जेम्पशन आ रखा है 1020 में। लेकिन अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो नॉर्मल वे में इनका भी टैक्स निकाला जाएगा। चलिए अब लास्ट हमारा हो गया है एग्रीकल्चर इनकम एंड इट्स टैक्सेबिलिटी। एग्रीकल्चर इनकम को कैसे टैक्स करेंगे? सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है किसी इंसान को इंडिया में तो वो एग्जेम्प्ट है अंडर 10(1) के अंदर। अंडर सेक्शन क्या है, 10(1) के अंदर उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन अगर उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो फॉरेन से है, यानी बाहर से उसको अगर कुछ एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो वो टैक्सेबल है इंडिया में, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को या किसी फर्म को या किसी इंडिविजुअल को, अगर इंडिविजुअल वगैरह को जिस पर स्लैब रेट एप्लीकेबल है, जिन पर क्या है स्लैब रेट्स एप्लीकेबल है, जैसे इंडिविजुअल हो गया, कौन है सर, एचयूएफ हो गया, और क्या हो गया सर, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनको अगर किसी को भी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और कोई इनकम नहीं है तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर भी इनकम है, एग्रीकल्चर के साथ अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, किसके बारे में बात कर रहा हूं, जिन पर स्लैब रेट एप्लीकेबल होती हैं, तो उनके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है। अच्छा, पार्शियल इंटीग्रेशन किस किस केसेस में लगता है जल्दी से बता दीजिए। फर्स्ट उसने बोला कि पार्शियल इंटीग्रेशन जो है, जो वैसे एग्रीकल्चर इनकम जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट कभी भी नहीं बनता है। पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो स्पेशल इनकम पर कभी भी नहीं लगेगा, वो नॉर्मल इनकम पर ही लगेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 तक है, यानी कि एक पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगेगा, यानी कि तब लगेगा जब एग्रीकल्चर इनकम जो है 5000 से ऊपर है, प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है, बोलो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर है, यानी बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर। तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो एग्रीकल्चर इनकम लगेगा। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि 2.5 लाख से ऊपर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन है, सॉरी जो नॉर्मल इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,00,000 से 5,000 से नीचे है। तो जैसे ही 5,000 से नीचे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जो पार्शियल इंटीग्रेशन है वो नहीं लगेगा। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ कि स्पेशल इनकम नहीं है और स्पेशल इनकम है और एग्रीकल्चर ये जो नॉर्मल इनकम है वो नहीं है और स्पेशल इनकम आपके पास है, ठीक है, तो आपको क्या आपको क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? नहीं लगेगा सर, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। पार्टनरशिप और कंपनी के केस में कभी भी पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। एंड कोई भी पार्शियल नॉर्मल इनकम, अगर आपके पास नॉर्मल इनकम नहीं है तो कोई भी पार्शियल इंटीग्रेशन आपको नहीं लगेगा। अच्छा, पार्शियल इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी क्या एग्रीकल्चर इनकम, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या करना पड़ेगा सर, पहले तो ये मानकर चलना है कि आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, यानी टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दोनों को मर्ज किया और टैक्स निकाल दिया। उसमें से हम लेस कर देंगे उसका कितना, बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट तो हमको पहले भी मिलता था, एग्रीकल्चर और ऐड कर देना, उसमें जितना भी टैक्स निकलेगा उसको यहाँ से लेस कर देना। अगर जो भी आएगा, अगर हमारा 87A का हमें बेनिफिट कब मिलेगा, अगर टोटल इनकम जो है 5 लाख तक है तो यहाँ पर 87A का बेनिफिट दे देना। फिर जो बचेगा या फिर देखो रिबेट, मैंने यहाँ पर बताया था हमेशा, या तो हमें रिबेट मिलेगी या तो हमारा सरचार्ज ऐड होगा, या तो हम रिबेट का डिडक्शन ले सकते हैं या तो हम किसका सरचार्ज ऐड होगा। हमको पता है ना, क्योंकि सरचार्ज लगता है 50 लाख पर से ऊपर की चीजों पर, ठीक है, और यहाँ पर 5 लाख तक ही रिबेट मिलेगा, तो दोनों में से एक ही चीज होगी। उसके करने के बाद फिर अगर सरचार्ज लग रहा है तो मार्जिनल रिलीफ दे देना, फिर उसमें से जो भी आएगा फाइनल उस पर सेस ऐड कर देना और आपका नेट टैक्सेबल इनकम निकल जाएगा। आई होप यहाँ पर आपकी जो रिविजनरी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।